हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं 3D का रिवीजन। जो रेस्ट प्रॉब्लम्स बची है रिवीजन असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 15 टू 32। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस। यहाँ पे अपने को लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, प्लेन की फॉर्म में दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अपन बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एक तरीका तो क्या है, x को कुछ k ले लो, उसकी टर्म्स में बाकी दोनों निकाल लो, y और z को। दूसरा तरीका क्या है, अपने पास दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है ना। प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है n1 क्रॉस n2। तो उस लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, और एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं जो इन दोनों प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो पहले n1 क्रॉस n2, अपने पास चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन को तो अपन अलग अलग चेक करेंगे। पहले n1 क्रॉस n2 निकाल लेते हैं। ठीक है, n1 क्रॉस n2 क्या हो जाएगा, i j k, दिस विल बी द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। ठीक है, तो देखो यहां से अपने पास मिल जाएगा पैरेलल वेक्टर लाइन का -3, जे के साथ आ जाएगा 4 + 2 6, के साथ 1 - 4 -3। तो देखो क्या मिल रहा है, 3 कॉमन लेते ही -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो -1 2 -1 या 1 - 2 1, 1 - 2 1 है ए बी सी तीन ऑप्शंस में। तो डी तो करेक्ट, डी तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ए बी सी में से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अपने को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के ऊपर, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट। अब आप पता कैसे करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो, जैसे x + 1, पहले ए ऑप्शन में देखता हूं, है ना, x + 1 अपॉन 1 एंड y - 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू z - 0/1। भाई n1 क्रॉस n2 तो मेरे को दिख गया ये, है ना। अब ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो दोनों प्लेन में होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो अपन ने बोला कि उस पॉइंट को उठाओ, -1 2 0 ये पॉइंट है, इस पॉइंट को चेक करो, प्लेन 1 में भी होना चाहिए और प्लेन 2 में भी होना चाहिए, तो इस लाइन पे होगा वो, बोलो। तो दोनों प्लेन में चेक करो, प्लेन 1 में चेक करता हूं मैं इसका पॉइंट ये इस प्लेन में लाई करता है कि नहीं। तो -1 + 2 + 0 -1, प्लेन 1 में ये इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब प्लेन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लेन 2 को भी देख लेते हैं, 4 × -1 + 2 -0 + 2 क्या आ रहा है, देखो -4 + 4 0 आ रहा है। इसका मतलब प्लेन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो प्लेन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर है। सिमिलरली अपन बी के लिए भी चेक करेंगे और देखेंगे कि बी वाला जो पॉइंट है वो प्लेन 1 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेन 2 में भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन बोलेंगे कि ए बी सी इसके तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बेटा। ठीक है, ऑप्शन से जाएंगे अपन, समझ में आ रही है के बाद ऑप्शन से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना, उन इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ए बी सी। तो अपने को वो ऑप्शन से जाना पड़ेगा कि कौन सा वो पॉइंट है, सबसे बेस्ट वे। क्वेश्चन नंबर 16, consider the planes this and this. The plane this bisects that angle between the given planes which contains origin is acute is obtuse. तो अपने पास क्या दिया हुआ है, दो प्लेन दिया हुआ है, 3x - 6y + 2z + 5 = 0। एक ये प्लेन है। दूसरा देखो 4x - 12y + 3z - 3 = 0। ठीक है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो मैं क्या बोलता हूं, एक्यूट
एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या है? क्या तरीका है देखो, पहले तो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का तरीका है 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 9 तो 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3 अपॉन 144 प्लस 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा? वन 169 हो जाएगा, मतलब 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कौन सा एक्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कैसे चेक करेंगे, है ना? तो समझना बात को अच्छे से। मैंने क्या बोला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का साइन चेक करो। यहां पे इस केस में 12, ये फंडा है इसका जो भी साइन आएगा, है ना, साइन ऑफ दिस पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस होगा, और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूस होगा। ये फंडा याद रखो, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी सब, है ना। पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ऑब्ट्यूस होगा। साइन चेक करो, 12 प्लस 72 प्लस 6, है ना। इसका मतलब पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस आएगा, ठीक है, पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस आएगा और नेगेटिव लेने पे एक्यूट आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव तो होगा ऑब्ट्यूस, मतलब पॉजिटिव लेने पे अपने को मिलने वाला है ऑब्ट्यूस, और नेगेटिव लेने पे इस केस में मिलेगा क्या, एक्यूट। ये यदि नेगेटिव आता तो नेगेटिव पे ऑब्ट्यूस होता और पॉजिटिव क्या हो जाता अपने आप। तो अपने को याद यही रखना है कि साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो भी मिलेगा वो साइन लेने पे अपने को ऑब्ट्यूस मिलने वाला है, ठीक है, ये याद रख लिया अपन ने। और यही सेम फंडा लाइन में भी है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस होगा, सही बात है। अब अपने को जो इक्वेशन दी हुई है इसका अपन कैसे चेक करेंगे, तो अपन बोलेंगे कि इन दोनों को पहले अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। प्लस के साथ क्या आ रही है, तो जो गिवन इक्वेशन है अपन देखेंगे 67x माइनस 162y प्लस 47z प्लस 44 इक्वल टू 0। ये कब मिलेगा अपन को, जब अपन नेगेटिव साइन लेंगे तब मिलेगा, है ना। ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नेगेटिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। देख लो यहां पे साफ साफ, थर्टी 39 प्लस 4 43, 39 प्लस 28, 39 प्लस 28 एक्स का कोफिशिएंट, है ना, 67 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे माइनस साइन लेने पे ये मिलने वाला है, ठीक है। तो माइनस साइन किसके लिए है, एक्यूट के लिए। अब इस केस में माइनस साइन किसके लिए है, एक्यूट के लिए। इसका मतलब अपन को माइनस लेने पे ये इक्वेशन मिली, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना। ये फंडा याद रखो। दूसरा बात, अब ओरिजिन किस साइड में होगा, या कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर यदि अपने को निकालना है तो उसका तरीका क्या है, अपन क्या निकालेंगे, P1 में वो पॉइंट रखो P1 अल्फा बीटा गामा, और P2 में भी वो पॉइंट रखो P2 अल्फा बीटा गामा। इसका साइन निकालो, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेने पे मिलेगा, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव लेने पे मिलेगा, नेगेटिव वालों को कंटेन करेगा। तो अब अपने पास क्या है, 0 0 0 दोनों में रखो, तो अपने पास यहां पे 0 0 0 रखा तो क्या आएगा, 5 अपॉन -3। तो 5 अपॉन -3 बच्चों आता है नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव लेने पे जो बाइसेक्टर मिलने वाला है उसमें ओरिजिन होगा, उस वाले सेक्टर में ओरिजिन होगा। मतलब नेगेटिव वाले में जो बाइसेक्टर बनने वाला है, ये बाइसेक्टर मान लो एक्यूट ऑब्ट्यूस अपने को पता नहीं है, अपन ने ये P1 0 0 0
P2 0 0 0 निकाला, वो नेगेटिव आया, इसका मतलब ये किस सेक्टर में होगा, जिस वो बाइसेक्टर वाला सेक्टर जो नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, यही वाला। इसका मतलब इस वाले सेक्टर में 0 0 0 प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी। तो ये सबसे आसान फंडा है याद रखने के लिए। ये यदि मान लो पॉजिटिव आ जाता तो अपन बोलते हैं कि वो इसको कंटेन नहीं करेगा, वो पॉजिटिव वाले में होगा ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो द प्लेन Lx प्लस My इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ Z इक्वल टू 0। तो एक प्लेन है अपने पास Lx प्लस My इक्वल टू 0, उसको रोटेट किया अपन ने किस प्लेन के साथ, Z इक्वल टू 0 प्लेन के साथ अल्फा एंगल से। मान लो ये नया प्लेन आ गया अल्फा एंगल रोटेट होने के बाद, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि जो इनिशियल वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर होगा और जो फाइनल का नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या होगा बच्चों, अल्फा। यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अपन बाद में यूज करने वाले, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपन इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, P3 की इक्वेशन निकालनी अपने को आफ्टर रोटेशन जो भी प्लेन मिलने वाला है। मैं बोल रहा हूं कि P1 ये P1 और P2 की फैमिली में ही है, ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन है। तो मैं P3 प्लेन को क्या लिख सकता हूं, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, क्या बोलो, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन से बच्चों मैंने लिख लिया Lx प्लस My प्लस लेमडा टाइम्स Z इक्वल टू 0, P3 की इक्वेशन। अब इस P3 का जो नॉर्मल है वो क्या होगा, Lm एंड लेमडा। और इनिशियल जो एक प्लेन 1 का नॉर्मल क्या था, N1 अपने पास क्या था बच्चों, N1 था Lm0, उसका नॉर्मल था Lm0। इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ अपने को अल्फा, तो एंगल अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, cos ऑफ अल्फा, दोनों के बीच में एंगल इज इक्वल टू N3 डॉट N1 अपॉन मॉड ऑफ N3 मॉड ऑफ N1। यहां से देखो सिर्फ एक लेमडा ही वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे मिल रही है, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 0, तो वही है। मॉड ऑफ N1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है। cos ऑफ अल्फा मिल जाएगा, यहां से ये अंडर रूट बन जाएगा, ये कैंसिल होके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर अल्फा इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर मिल गया अपने को, बोलो। तो यहां से देखो लेमडा स्क्वायर की इक्वेशन क्या मिल, लेमडा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। देखो सिंप्लीफाई करो, लेमडा स्क्वायर क्या मिल गया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा दैट इज sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, देखो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये बन रहा है tan स्क्वायर अल्फा, तो आ जाएगा प्लस माइनस tan अल्फा। प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ये बात थी, है ना, अल्फा किधर भी रोटेट कर सकते हैं अपन, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है अपने पास। तो देखो ये दो ऑप्शन इसके करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आसान प्रॉब्लम थी, बट हाँ समझने वाली थी। फैमिली ऑफ लाइन का भी यूज हो रहा है ना, सब कुछ सारी बातें अपने को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखो, असेसन रीजन वाले क्वेश्चन हैं। लाइन दिस लाइज इन दी प्लेन दिस, लाइन इस प्लेन में होगी, कब होगी देखो चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लाइन इस प्लेन में होने का मतलब
है ना, अपने को ये चेक करना है कि ये लाइन इस प्लेन में है या नहीं। तो देखो क्या क्या चेक करना पड़ेगा अपने को, एक तो ये चेक करना पड़ेगा कि 3 11 11 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 11 0 -3 के साथ क्या आना चाहिए, 0 आ रहा है बिल्कुल। मतलब ये दोनों, ये प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। दूसरा ये जो पॉइंट है ना 1 2 एंड -1, ये इस प्लेन में लाई होना चाहिए। तो 11 इंटू 1 -3 इंटू जेड क्या है, -1 -14 क्या आ रहा है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 14 -14 + 14 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर गई कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर है और ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है ये इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन के अंदर है। A straight line lies in the plane if the line is parallel to the plane and a point of the line lies in the plane। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ आपने को, ए एंड बी टू वेक्टर्स, 2 पॉइंट्स, देन पॉइंट दिस लाइज एक्सटीरियर ऑफ द स्फीयर विथ ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। ए बी को डायमीटर बनाता हुआ यदि एक प्लेन स्फीयर बनाया अपन ने, तो कोई पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है ना। जनरल पॉइंट पी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, समझना इसको, ये बोला है कि कोई पॉइंट 2 3 एंड 1 लाइज एक्सटीरियर ऑफ द स्फीयर विथ ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब ये इसके एक्सटीरियर में होगा, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, होगा कि नहीं होगा अपन देखते हैं। एक अपन काम क्या कर सकते हैं, ए बी को एज ए डायमीटर मानते हुए सर्किल स्फीयर के इक्वेशन लिख सकते हैं। ए पता है अपने को, देखो ए क्या है 1 1 1 और बी अपने को क्या है 1 -1 1। तो इनका जो सेंटर है, सेंटर आ जाएगा क्या, सेंटर आ जाएगा 1 0 1, है ना। और रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या है, डायमीटर इसका क्या है ए बी का हाफ हो जाएगा, मतलब 1 1। तो रेडियस भी आ गया और इसका सेंटर भी आ गया। तो अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लो। वो पॉइंट यदि बाहर होगा तो ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी, पॉइंट यदि अंदर होगा तो ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस क्या आ रही है 2 - 1 √1 स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस ये डी क्या आ रही है √1 स्क्वायर प्लस 3 - 0 9 1 - 1 0, तो √10 आ रहा है। √10 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट इज एक्सटीरियर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, बाहर है, सही बात है। अब इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स एंड पी इज ए पॉइंट इन स्पेस सच दैट PA डॉट PB इज ग्रेटर देन 0, देन द पॉइंट P लाइज एक्सटीरियर ऑफ द स्फीयर विथ AB एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। अब इस एक्सप्लेनेशन को एक बार समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट P यदि बाहर है तो PA डॉट PB जो वेक्टर है, PA डॉट PB जो वेक्टर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये जो थीटा है वो एक्यूट होना चाहिए, है ना। कोई भी पॉइंट बाहर होगा तो ये थीटा एक्यूट होगा क्या, देखो अपन बिल्कुल सही बात है। यहां पे ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके अंदर जो भी थीटा होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। तो बाहर वाला कोई भी पॉइंट हुआ, एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट हुआ तो PA डॉट PB क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन इस केस में भी अपन दे सकते थे, इसको भी अपन PA डॉट PB निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 स्टेटमेंट 1 दिस देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अपने को देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ R इज इक्वल टू X, Y एंड Z, एंड अपने को दिया हुआ है R क्रॉस 2, है ना, 2 - 1 3
इज इक्वल टू 301, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन होगा कि नहीं होगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो वो अपन कैसे चेक करेंगे कि ये एक लाइन की इक्वेशन होगा कि नहीं, तो अपन ने बोला कि इसमें क्या लिख लो, आई जे के कोफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर कर लो। इधर आई जे के कैसे आएगा, एक्स वाई जेड 2 - 1 3, आई कैप के साथ क्या आने वाला है, आई कैप के साथ आने वाला है बच्चों 3y + z प्लस जे कैप के साथ देखो क्या आने वाला है 2z - 3x, और k कैप के साथ क्या आने वाला है -x - 2y, ठीक है। 3y + z 2z - 3x -x - 2y, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। दिस इज इक्वल टू 301 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3x + z इज इक्वल टू आ गया 3। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन क्या है 2z - 3x, दिस एंड दिस, ये सारे एक साथ इक्वल होने चाहिए तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला है। और x + 2y इज इक्वल टू आ गया -1, है ना। यहाँ पे ये देखो 3 इक्वेशंस है, 3 प्लेन की इक्वेशन है, कोई 2 प्लेन से क्या निकालेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वो यदि तीसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब सही होगा। तो या अपन निकाल लेते हैं यहां से, z को निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू क्या होगा 3 - 3y। यहां से z इज इक्वल टू निकालते हैं तो z क्या आएगा 3x आ रहा है, तो 3x/2। तो यहां से कोई एक को, या तो x को या y को निकाल लो, किसकी टर्म्स में, किसी एक को यूज करते हुए। जैसे मान लो मैं y को निकालता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या है -1 - 2y। x की वैल्यू ये रखो z की टर्म्स में, या z की वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या 2z/3 रख देते हैं -2, y की वैल्यू यहां से रख दिया, y की वैल्यू क्या है 3 - z/3। यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब तो सही है कि तीनों प्लेन क्या है, एक तीनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वही है ना। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीनों प्लेन पास कर रहे हैं। यदि ये इसको सेटिस्फाई कर गया तब की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। ये तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास कर रहा है, अदरवाइज ये एक लाइन से नहीं पास कर रहा। तो देख लेते हैं अपन 2z/3 -1 कैलकुलेशन एक बार देखते हैं इसको क्या आ रहा है। देखो z इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास -3 - 3y। तो y को यदि देखें तो वो होगा y इज इक्वल टू 3 - z/3, 3 - z/3, ठीक है। और यदि x की वैल्यू निकालें तो x क्या होगा, x होगा 2z/3, x क्या होगा 2z/3, 2z/3। सोल्व करते हैं अपन इसको, तो क्या मिल रहा है अपने को 2z/3 -1, ये हो जाएगा अपने पास -2 + 2z/3। तो -3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है लाइन की इक्वेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 2i कैप - j कैप + 3k कैप इज इक्वल टू 301। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। i कैप 3y + z j के साथ होगा 2z - 3x, k के साथ होगा -x - 2y, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 301 301 3y + z इज इक्वल टू 3, 2z - 3x इक्वल टू 0 एंड x + 2y इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां से मैंने बोला कि क्या निकाल लो
y का वैल्यू निकाल लो z की टर्म्स में। y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस जेड अपॉन 3 माइनस जेड अपॉन 3। z की वैल्यू क्या होगी 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2। तो x की जगह 3x अपॉन 2 रख दिया, माइनस 2, y की जगह अपन ने रख दिया 3 माइनस जेड अपॉन 3। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो अपने को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो -3, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, ये लाइन की इक्वेशन इसका मतलब नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इन दोनों को जो सॉल्व करने के बाद जो लाइन की इक्वेशन मिलने वाली है वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अपने पास देखो एक डिस्कशन तो ये आता है कि सर ये लाइन की इक्वेशन कैसे, ये तो समझ में आ गया कि ये रिजल्ट जो है एब्सर्ड रिजल्ट है कि इन दोनों को सॉल्व करने पे थर्ड को अपने सेटिस्फाई किया। इसका मतलब इन दो का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला है वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड प्लेन को। ये प्लेन की इक्वेशन है तीनों, तो दो का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दो को यदि दो प्लेन को अपन सॉल्व करते हैं, दो प्लेन को यदि सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे। तो इन दोनों प्लेन को अपन ने सॉल्व किया, लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने वाला जो लाइन है उसको अपन ने थर्ड प्लेन में सेटिस्फाई करवाया और उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब तीसरा जो प्लेन है वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा उस लाइन पे, कहीं और जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब डी ऑप्शन इज है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन। तो एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है अपने को थीटा। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का तरीका अपन जानते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, एक प्लेन है अपने पास इस तरीके का और एक लाइन दी हुई है, उनके बीच में अपने को निकालना है एंगल। तो अपन ने बोला है हमेशा एंगल निकालने का तरीका क्या है, नॉर्मल वेक्टर निकालो। नॉर्मल वेक्टर का इस लाइन के साथ बनने वाला जो प्लेन है उस प्लेन में जो एंगल मिलेगा दैट इज एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। इस लाइन के बीच में और इसके प्लेन के बीच में एंगल ये वाला होगा। इस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं। तो ये हमेशा बच्चों निकाला जाता है इसकी हेल्प से। तो मैंने बोला cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये n वेक्टर है मान लो, ये b के प्रोपोर्शनल है, तो n डॉट b अपॉन मोड ऑफ n मोड ऑफ b, दिस इज द v। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n, यहाँ पे क्या है देखो n वेक्टर है 1 1 माइनस 1, b क्या है यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 17। ठीक है, तो ये देखो क्या मिलने वाला है अपने को 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 1 अपॉन रूट ऑफ 51। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 51। सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Angle between a straight line and a plane is the complement of angle between the line and normal of the plane। तो लाइन और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। सही बात है, ये मान लो थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। सही है बात। तो नॉर्मल और लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा प्लेन और लाइन के बीच में। तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, और स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है P1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है P2 इक्वल टू 0, इससे स्ट्रेट लाइन। आगे क्या बोल रहा है, कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग x इज इक्वल टू k एंड द सोल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ y एंड z वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक बात है, सही बात बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0, 4z इक्वल टू 5, तो माइनस 5 इक्वल टू 0 एक प्लेन दिया हुआ है। दूसरा प्लेन है अपने पास 3x माइनस 2y प्लस 4z
-7 = 0। ये बोल रहा है कि x को कोई वेरिएबल k मानते हुए इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, वहां से प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो देखो 2k मान लेते हैं इसको, 2k प्लस कैसे मिलने वाला है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 3k - 2y -7 = 0। ऐड कर दो दोनों को, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, y की वैल्यू मिलने वाली है अपने को y + 5k - 12 = 0। तो y = क्या आ जाएगा, 12 - 5k। ठीक है, ऐसे ही z निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिला बच्चों, y। ऐसे ही z निकाल लेंगे अपन, तो z देखो यहां से निकाल लेते हैं अपन, 4z = 2k + 3y, y अपने पास है 3 × 12 - 5k, 3y - 5। तो ये 4z होगा, इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो क्या मिला देखो, -15 + 2, -15 + 2 हो जाएगा -13, -13k, 36 - 5 31, -13k + 31। तो z = क्या आ रहा है देखो, z = -13k + 31/4। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ, इस k को अपन बोल सकते हैं k = क्या है, y - 12/-5 लिख सकते हैं। और यहां पे k = क्या आ गया, z - 31, z - 31 सॉरी 4z - 31 अपॉन 4z - 31 अपॉन -13। तो ये देखो जो इक्वेशन मिल रही है ना, k को अपन में क्या लिख सकता हूं, अब x लिख सकता हूं, k = क्या है, x है, तो x = y - 12/-5 z - 31/4 अपॉन -13/4। ये जो देखो बच्चों इक्वेशन मिल रही है ना, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर है। तो यदि ये दोनों गिवन है तो लाइन की इक्वेशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब ऑफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सही बात। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, इफ c' = kc then the straight line this and this does not intersect the plane z = alpha। दो प्लेन दिए हुए हैं अपने को, क्या दिए हुए बच्चों, दो प्लेन दिए हुए हैं, दो प्लेन से है ना, दो प्लेन से जो बनने वाली लाइन है, वो लाइन वो बोल रहा है कि z = अल्फा के पैरेलल होनी चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, z = अल्फा के क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये z = अल्फा के पैरेलल होनी चाहिए, इस बात का मतलब कब होगा, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये n1 क्रॉस n2 इसके नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर आना चाहिए, मतलब ये लाइन जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसके पैरेलल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जो दो प्लेन दिए हुए अपने को देखो, वहां से n1 क्रॉस n2 निकालते पहले, i j k, n1 क्रॉस n2 निकाला अपन ने, तो n1 क्रॉस n2 क्या होगा देखो, a b c, और दूसरा क्या है a b, k a k b k c। तो मैं इस c डैश को, दूसरे वाले c को क्या ले लेता हूं, c डैश ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, k a k b और k c डैश है, मान लो k c के इक्वल नहीं है, मतलब k c डैश ले लेता हूं, कोई k कॉमन ले लूंगा। तो जो नॉर्मल वेक्टर आने वाला है n1 क्रॉस n2 वो ऐसा कुछ आएगा देखो, i की डायरेक्शन में क्या आएगा, b c डैश माइनस बी सी प्लस j की डायरेक्शन में आएगा, j की डायरेक्शन में आएगा सी ए माइनस ए सी डैश, ए सी माइनस ए सी डैश, के कैप की डायरेक्शन में क्या आने वाला है, ए बी माइनस ए बी 0। तो देखो ये वेक्टर निकला है n1 क्रॉस n2। अब z इज इक्वल टू एल्फा का, या z इक्वल टू 0 प्लेन है क्या, z इक्वल टू एल्फा, z इक्वल टू एल्फा, z इक्वल टू एल्फा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा 0 0 1। ठीक बात है ना, z का कोफिशिएंट 1, बाकी सब क्या है, x और y का कोफिशिएंट 0 0 है, तो 0 0 1 इसका नॉर्मल वेक्टर। अब देखो 0 0 1 के साथ
इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है बिल्कुल, जीरो इंटू दिस, जीरो इंटू दिस, वन इंटू जीरो, ऑटोमेटिकली जीरो है। मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो मिला, इस बात का मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो मिला, इसका मतलब, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है फॉर श्योर। अब प्लेन के अंदर भी हो सकती है ना, एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन, यहां पे क्या दिया हुआ अपने को, देन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस डज नॉट इंटरसेक्ट द प्लेन z इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, अल्फा की कोई भी रियल नंबर के लिए ये जो प्लेन है वो कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है यहां पे एक, वैसे ये स्टेटमेंट इस बी का ए से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं बी करेक्ट है वैसे स्टेटमेंट, एक जगह इसका गलत हो जाएगा, व्हेन दिस लाइन कैन बी कोइंसिडेंस, उस केस में अपन बोलेंगे कि ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग अपन बोल सकते हैं उसको, है ना, वो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, उसको एक भी पॉइंट पे यदि मिल रहा है तो मिल ही रहा है, वो चीजें तो मिल ही रही है, राइट। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन एक्सेप्ट वन केस, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो इंटरसेक्टिंग की यदि बात बोल रहे हैं कि हाँ, अपन बोल रहे हैं कि इस प्लेन को वो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, इंटरसेक्ट करने का मतलब ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है कभी, ये बात सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें अलग लॉजिक यूज कर रहे हैं, इसमें अपन अलग लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट देखो कॉम्प्रिहेंशन वन, कॉम्प्रिहेंशन वन देखो, कंसिडर टू लाइन्स अपने को दी हुई है, x माइनस टू अपॉन वन, वाई माइनस वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू z प्लस वन अपॉन टू, एक लाइन ये दी हुई है L1, L2 दिया हुआ अपने को x माइनस थ्री अपॉन वन, वाई माइनस वन अपॉन वन, z माइनस जीरो अपॉन माइनस वन। तो L1 और L2 दो लाइंस दी हुई है, अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यदि A1 पॉइंट है 2 1 माइनस 1, A2 पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 1 0, ठीक है। B1 वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्या होगा 1 0 2, B2 वेक्टर 1 1 माइनस 1। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा अपने को क्या निकल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ही देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, देखो इमेज ऑफ द ओरिजिन इन द प्लेन P, प्लेन P में ओरिजिन की इमेज, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है 0 0 0। देखो इमेज निकालने का, मान लो P प्लेन क्या है, P प्लेन अपने को दिया हुआ है, P इज ए प्लेन विच कंटेन्स लाइन L1 एंड पैरेलल टू L2। तो पहले P प्लेन निकालते हैं ना, P प्लेन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसको कंटेन कर रहा है ना, L1 को वो कंटेन कर रहा है और L2 के पैरेलल है। तो एक प्लेन जिसमें L1 लाइन पूरी की पूरी प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें एक वेक्टर अपने को इस प्लेन में एक वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर इस प्लेन में मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट अपने को दिया हुआ है 2 1 माइनस 1 और वेक्टर अपने को पता है 1 0 एंड 2। इस प्लेन में एक वेक्टर पता है, दूसरा वेक्टर कहां से मिलेगा, इसके पैरेलल है तो 1 1 माइनस 1, दूसरा वेक्टर अपने पास है 1 1 माइनस 1। तो देखो n1 क्रॉस n2 यहां से मिल जाएगा अपने को। देखो इस प्लेन का इक्वेशन यदि निकालना चाहेंगे तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 y माइनस 1 z प्लस 1, है ना, 1 0 2। ये दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा,
-2 इंटू एक्स -2 प्लस y -1 इंटू 2 + 1, 3 इंटू y -1 प्लस 1 - 0, 1 इंटू z + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सही है बात। तो देखो -2x + 3y + z, प्लेन का इक्वेशन आ गया -2x + 3y + z, 4 - 3, 4 - 3 1, 1 + 1 2, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। इस प्लेन का इक्वेशन का, इस पॉइंट का अपन क्या करना है, अपने को क्या करना है, इमेज निकालना है। तो इमेज निकालने का तरीका क्या, देखो फॉर्मूला है x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इमेज निकालना है तो ये हो जाता है -2। तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है बच्चों, x1 है 0, y1 इस केस में 0, z1 है इस केस में 0, abc क्या है -2 3 एंड 1, abc क्या है -2 3 एंड 1, सब कुछ नॉन है अपने को एक्सेप्ट एक्स वाई जेड यहां से मिल जाएगा, वही होगा इसका इमेज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC। ABC यहां पे क्या है, ABC इस प्लेन का इंटरसेक्शन है किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिख दो, प्लेन की इक्वेशन लिख दो इंटरसेप्ट फॉर्म में। लिख लेते हैं अपन, 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये देखो क्या आएगा, x अपॉन लाइन की प्लेन की इक्वेशन है 2x -2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -2 का डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस y अपॉन -2/3 प्लस z अपॉन 2/1 इक्वल टू 1। ठीक है, सही है बात। तो यहां पे x के साथ इंटरसेक्शन इसका 1 है, y के ऊपर है -2/3, z के ऊपर है 2। तो ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, इसका अपने को क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम होता है 1/6 STP ऑफ A, को टर्मिनस एजेस अपने पास क्या होगा, यही होगा 1 i कैप, है ना। को टर्मिनस एजेस क्या है, 1 i कैप -2/3 j कैप एंड 2 k कैप। तो A STP ऑफ 1 i कैप -2/3 j कैप एंड 2 k कैप, इसका STP अपन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 1/6 इंटू -4/3 या मोड की बात करेंगे तो 4/3। तो देखो क्या आंसर आ रहा है अपने पास, 2/9। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 25 था ये। तो ये कॉम्प्रिहेंशन अपन बोल सकते हैं कि आसान सा कॉम्प्रिहेंशन है काफी। कॉम्प्रिहेंशन 2 देखो, इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। कॉम्प्रिहेंशन 2 भी है सिंपल काफी, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन 2। क्वेश्चन नंबर 26, तो अपने को दिया हुआ है क्या, UL प्लस VM प्लस WN इक्वल टू 0। LMN यहाँ पे क्या है, LMN यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है अपने को, और अपने को दिया हुआ है AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 0। बोल रहा है कि ये कोई दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 M1 N1 L2 M2 N2। ऐसी कोई दो डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइंस है, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इस इक्वेशन से मिलने वाले हैं अपने को। एक तीसरी इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डायरेक्शन कोसाइन है तो ये अपने को मिलने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, यहां पे अपने को दिया हुआ है u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। इसको लो इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। और अपने को दिया हुआ है ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशंस मैथमेटिकल चीजें हैं, ये तो मैथ्स है प्योर। एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। अपने को पहले इक्वेशन चाहिए एनएल में, तो एनएल में इक्वेशन बना लो, फिर एलएम में बना लो, फिर एमएन में बना लो। पहले मैं क्या किस में बना लेता हूँ, एनएल में बना लेता हूँ। एनएल में बनाने के लिए एम को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा देखो ए एल स्क्वायर प्लस एम की जगह मैं क्या रख देता हूँ, माइनस ऑफ एल प्लस एन का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ एल प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो एल स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी। ऐसे ही एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलने वाला है, बी प्लस सी। ऐसे ही एनएल का क्या मिलने वाला है, 2bnl इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरे को इक्वेशन क्या चाहिए, एन बाई एल की फॉर्म में, तो एल स्क्वायर का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा देखो बच्चों, एल बाई एन बाई एल का होल स्क्वायर बी प्लस सी, एल स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ए प्लस बी लास्ट में ले लेंगे, प्लस यहां पे एल स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2b इंटू एन बाई एल प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आई, बी प्लस सी 2bn बाई एल ए प्लस बी। इक्वेशन आ गई मेरे पास, देखो ऑप्शन ए करेक्ट है। सिमिलर वे में ऑप्शन बी भी निकाल लेंगे। ऑप्शन बी कैसे निकालेंगे, ऑप्शन बी में अपने को चाहिए एल और एम में इक्वेशन, तो यहां पे देखो एल और एम में चाहिए तो एन की वैल्यू को उठा के रख दो, तो इक्वेशन अपने पास यही मिलने वाली है। देखो सी प्लस ए एल बाई एम का स्क्वायर, सेम प्रोसीजर है, 2cl बाई एम बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही सी ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, ए प्लस बी एम बाई एन होल स्क्वायर प्लस 2a एम बाई एन प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये ए बी सी मिल गया, तीनों के तीनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब अपन बात करते हैं 27 एंड 28 प्रॉब्लम का। 27 क्वेश्चन देखो, 27 क्या बोल रहा है, फॉर u इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 1 n1 अपॉन l1 इफ n1 अपॉन l1 n2 अपॉन l2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन b प्लस सी। समझना इसको बहुत अच्छे से, n1 अपॉन l1 और n2 अपॉन l2 को ध्यान से देखो। इसको मैं यदि अल्फा 1, इसको मैं अल्फा 2 नाम दे देता हूं, तो एक तरीके से ये n बाई एल वाली इक्वेशन के रूट्स ही तो हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 यदि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या मिल रहा है, देखो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी आ रहा है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू दिस, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू दिस, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, तो मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि m1 अपॉन l1 इंटू m2 अपॉन l2 क्या होगा, तो ये क्या होगा, m बाई एल वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उल्टा है ये 1 बाई अल्फा है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, 1 अपॉन दिस। इस इक्वेशन के जो भी रूट है, ये मान लो बीटा 1 बीटा 2 है, तो 1 अपॉन बीटा 1 इंटू बीटा 2 ही तो बोल रहा है, बोलो। इस इक्वेशन के जो भी रूट होंगे वो क्या होंगे, L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2 होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलने वाला है वो यही तो लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन के रूट यदि बीटा 1 अपॉन बीटा 1 बीटा 2 है, तो अपने को क्या चाहिए, 1 अपॉन बीटा 1 बीटा 2 चाहिए। 1 अपॉन बीटा 1 बीटा 2 क्या होगा, c प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, तो आंसर विल बी c प्लस ए अपॉन बच्चों बी प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम हो गया, c प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या होगा, लाइन्स परपेंडिकुलर हुई तो ये दोनों लाइन्स यदि परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, 0, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात।
क्लियर है? यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस दिया हुआ है अपने को LMN। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इसका 0। अब इसको ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं इसमें, किसी एक का N1 N2 का या L1 L2 का किसी एक का डिवाइड कर दो। मैं N1 N2 का डिवाइड कर देता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, L1 L2 अपॉन N1 N2 प्लस M1 M2 अपॉन N1 N2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बन गई, बोलो। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं L1 L2 अपॉन N1 N2, L1 L2 अपॉन N1 N2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास B प्लस सी अपॉन ए प्लस सी। M1 अपॉन N1 भी निकाल चुके हैं, M1 अपॉन N1 यहां से निकलेगा M1 अपॉन N1 इंटू M2 अपॉन N2, ये मिलेगा अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। M1 अपॉन N1 M2 अपॉन N2 ये दूसरा रूट है, ये M1 अपॉन N1 पहला रूट है, ठीक है। तो वो मिलेगा अपने को C प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिलने वाला देखो यहां से 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हैंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रही है के बाद क्वाड्रेटिक का यूज कर लिया अपन ने, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। समझ में आया क्या? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैट्रिक्स मैच टाइप। नेक्स्ट अपने पास प्रॉब्लम्स हैं मैट्रिक्स मैच टाइप। तो देखो मैट्रिक्स मैच में कॉलम 1 क्वेश्चन नंबर 29 का, इसकी थ्योरी देखता हूं मैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है अपने को, दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है। दो लाइन की इक्वेशन कोइंसिडेंट होगी, इसक्यू होगी, कोप्लेनर होगी, क्या होगी, ये कैसे समझ में आएगा? तो मैं क्या बोलता हूं, मान लो मेरे पास एक लाइन ऐसी है, मान लो R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1। मैं इस फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में देख रहा हूं, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। समझना बात को, ये दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल होगी, कोप्लेनर होगी। ये किस बात पे डिपेंड करता है, देखो कैसे अपन डायरेक्टली जज करेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले निकालो B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 निकालने का मतलब, ये लाइंस, दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है बच्चों, दो लाइन हो सकती है कोप्लेनर, हो सकती है वो दोनों लाइंस नॉन कोप्लेनर। पहले तो इसकी बात करते हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, देखो दो लाइंस एक प्लेन में कब कौन कौन सी होगी, यदि लाइन पैरेलल है, यदि लाइन कोइंसिडेंट है, एक कैटेगरी। दूसरा है लाइन यदि इंटरसेक्टिंग हुई तब भी वो एक प्लेन में होगी, इस प्लेन में। नॉन कोप्लेनर कौन सी होगी, व्हेन लाइंस आर इस्क्यू। ये इसके नीचे से निकल गई, तो इस्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, है ना। इनको कैसे भी करके एक प्लेन में लेके नहीं आ सकते अपन, है ना। तो ये एक प्लेन में नहीं होगी, बाकी ये क्या है, कोप्लेनर। तो समझ में आ रही है, पहले तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए अपने को कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ये तीनों टाइप की लाइंस क्या होती है, कोप्लेनर। ये लाइन होता है नॉन कोप्लेनर। अब अपन कैसे चेक करेंगे कि कौन सी लाइन कौन सी है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से कि पैरेलल और कोइंसिडेंट कैसे चेक करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि पैरेलल चेक करने का तो साफ साफ अपने को दिख जाएगा कि B1 यदि लेमडा टाइम्स B2 है, या अपन बोलेंगे कि यदि B1 क्रॉस B2 0 आ गया तो या तो लाइंस पैरेलल होगी या लाइंस कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर पैरेलल और कोइंसिडेंट तो पता लग गया कि, बट इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कौन सी पैरेलल है कौन सी कोइंसिडेंट है? तो वो अपन कैसे चेक करते हैं बच्चों, इसको सिंपल देखना। देखो लाइंस यदि पैरेलल है और लाइन यदि कोइंसिडेंट है तो दोनों में फर्क क्या होगा। मैंने क्या बोला, यहां पे A2 वेक्टर है, यहां पे मान लो, है ना, ये वेक्टर मान लो A2 है, ये वेक्टर मान लो A1 वेक्टर है। तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकाला मैंने। यदि A2 माइनस A1 वेक्टर पैरेलल हो गया B1 के, तो कोइंसिडेंट होगी। यदि A2 माइनस A1
वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b1 या b2, कोई भी b1 b2 दोनों तो सेम ही है ना, ये b2 वेक्टर है, ये मान लो b1 वेक्टर है, पैरेलल नहीं है तो वो पैरेलल लाइंस होगी, है ना। a2 माइनस a1 वेक्टर यदि b वेक्टर के पैरेलल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं अपन। इसको डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या, मैथमेटिकली ये क्या है, a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसी एक के साथ, यदि वो 0 आ गया तो कोइंसिडेंट है, और 0 नहीं आ रहा तो वो क्या है, पैरेलल है। ये कहानी खत्म हुई किसकी, पैरेलल और कोइंसिडेंट की। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग और स्क्यू की। इंटरसेक्टिंग में अपन बोलेंगे कि वो b1 क्रॉस b2 जो आ रहा है ना, वो नॉन जीरो आना चाहिए। b1 क्रॉस b2 जीरो का मतलब क्या हुआ, या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट। b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो, इसका मतलब या तो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग इस टाइप की, या होगी स्क्यू। अब इंटरसेक्टिंग और स्क्यू का कैसे पता लगाएंगे, तो दोनों को पता लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है बच्चों। क्या करेंगे अपन, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई, या अपन बोलेंगे कि a2 माइनस a1 जो वेक्टर है वो b1 और b2 के प्लेन में हुआ, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, उस केस में 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में, b1 b2 और a2 माइनस a1 तीनों एक प्लेन में, तो इंटरसेक्टिंग हो गया, अदरवाइज क्या होगा, स्क्यू। तो ये 0 होगा तो मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों में क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में 0 आ रहा है। तो ये पहले एंश्योर करना पड़ेगा कि b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग और स्क्यू की बात करते हैं अपन। और ये यदि नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्यू। अब हर एक क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, इसका एक प्रॉब्लम मैं करता हूं। फंडा क्लियर हो गया होगा कि क्या अपन करना चाह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/2, अपने पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, एंड दूसरी लाइन है अपने पास x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 5/5। तो मैंने क्या बोला, यहां पे पहले तो b1 क्रॉस b2 निकालो, साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये b1 क्रॉस b2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे को दिख जाएगा कि ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल नहीं है ना, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या क्या होगा, स्क्यू होगा। इन दोनों में कैसे पता चेक करेंगे अपन, तो मैं बोल रहा हूं ये निकालो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो यहां पे a2 माइनस a1 क्या देखो, 1 2 3, तो 1 माइनस 1 0, a2 माइनस a1 निकालते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। b1 यहां पे क्या है, b1 है 1, b1 अपने पास 2 3 4 क्रॉस b2 क्या है अपने पास 3 4 5। निकाल दो, तो निकाल लेता हूं मैं STP। ये STP निकालना है, 0 माइनस 1 माइनस 2 2 3 4 3 4 5, ये STP सोल्व करो, क्या आ रहा है देखो, 0 के साथ ये 0 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 10 2 प्लस माइनस 2 इंटू 8 माइनस 9 माइनस 1। तो देखो क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 0 आ रहा है। STP 0 आने का मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग, है ना। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आ गया बच्चों, 0। इसका मतलब वो क्या है, इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे b1 क्रॉस b2 पहले इनिशियली मैं देख चुका हूं कि b1 क्रॉस b2 क्या है, नॉन जीरो है, तब की बात कर रहे हैं अपन, है ना। b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो है, मतलब पैरेलल नहीं है। उसके बाद a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आ गया, 0। इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग हो गया तो एक प्लेन में भी हो जाएंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड कोप्लेनर, SNT।
सिमिलरली यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन फॉर बी सी डी ऑल्सो। तो फंडा यहाँ पे ये सिंपल सा है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 30, foot of perpendicular drawn from point 1 to 3 to the line this is। तो अपने को निकालना है foot of perpendicular drawn from any point 1 2 3 on line this। लाइन अपने पास है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से होगा। उसमें अपने को क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालता हूं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम अपने आप कर सकते हो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये f है, ठीक है। तो इस f को निकालने का तरीका क्या है, मैं बोलूंगा कि जनरल पॉइंट लिख लो 2 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा मान के मैंने एक जनरल पॉइंट लिख लिया इस लाइन पे। 2 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 2, ये जनरल पॉइंट आ गया लाइन के ऊपर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो भी पॉइंट है एफ पी वेक्टर बना सकता हूं क्या मैं। एफ पी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन की डायरेक्शन के, है ना। ये पैरेलल वेक्टर है ना, ये है 2 3 4 पैरेलल वेक्टर। तो ये और ये वेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। इस बात का यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा। तो यहाँ पे 2 3 4 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इस बात का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 3 लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 4 लैम्डा माइनस 1 डॉट प्रोडक्ट विथ 2 3 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 29 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/29 रख देंगे लैम्डा की वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। तो ये अपना एफ वेक्टर क्या आ गया या एफ पॉइंट क्या आ गया देखो, 2 × 5 मतलब 10/29 प्लस 2 कॉमा 15/29 प्लस 1 कॉमा 20/29 प्लस 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। (68/29) है ना। तो एस ऑप्शन आ रहा है, एस। बाकी दोनों चेक कर लेंगे अपन। तो ये सिमिलर वे में इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे अपन। सेकंड पार्ट बी ऑप्शन भी ऐसा ही है। पहले अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद आफ्टर फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन बोलेंगे कि P प्लस P डैश मान लो उसकी इमेज है, तो P प्लस P डैश बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ फैक्टर। सेम है, P डैश विल बी 2F माइनस P। ठीक है। C फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2 3 5 टू दी प्लेन दिस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 2 अपॉन x1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन y1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन z1, z माइनस z1 अपॉन a। यहाँ पे क्या देखो, x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन b z माइनस 5 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू, अपने को निकालना है पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद रखो यहाँ पे अंडर रूट नहीं आता, ये अपनी आदत होती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखो इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दी प्लेन दिस, तो इमेज निकालनी है अपने को। तो इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स यहाँ पे होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द वे। तो ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इजी है, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 30। तो फॉर्मूला बेस्ड था 30। देखो यहाँ पे दो बातें अपने को ध्यान रखना है, पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्रोसीजर लगाना है, पॉइंट का प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को फॉर्मूला से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, अपने को उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। लैम्डा मानते हुए लाइन पे जनरल पॉइंट मान लो लैम्डा, और फिर एफ बी को परपेंडिकुलर है किसके, बी के, वहां से करेंगे। 31 इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, तो मेरे को क्या निकालना है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर एक लाइन प्रेजेंट है। लाइन किससे पास करती है, 1, -2, 0 से वो पास करती है लाइन, और पैरेलल किसके लाइन पैरेलल है एक वेक्टर के, इस वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है अपने को 2, -3 एंड 5। मतलब प्लेन के अंदर एक वेक्टर मिल गया मेरे को 2, -3, 5। दूसरा अपने को दिया हुआ है कि दूसरा एक प्लेन है, उसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन उसके यदि परपेंडिकुलर हुआ तो उस प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन का नॉर्मल अपन बोल सकते हैं क्या, दूसरे प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन के अंदर होगा, तो उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर ना बच्चों, नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के अंदर हुआ, नॉर्मल उस प्लेन का है क्या, 1, -1, 1। तो अपने को क्या मिल गए, दो वेक्टर मिल गए उस प्लेन के अंदर। now we have two vectors parallel to that plane, two vectors parallel to that plane। तो एक प्लेन है जिसके अंदर अपने को दो वेक्टर पता है, एक वेक्टर है अपने पास 1, -1, 1, दूसरा वेक्टर है 2, -3, 5, और उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट भी पता है 1, -2, 0। क्या प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x -1 y + 2 z -0 1, -1, 1 2, -3, 5 का STP = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। यहां पे देखो दोनों लाइंस, सबसे पहले अपने को ये दिख रहा है साफ साफ कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है। लाइंस पैरेलल नहीं है तो या तो इसकी होगी या इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तो अपने आप 0 आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो ये चेक करना जरूरी है इनिशियली। लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला, A2 पता है अपने को 383, यहाँ पे A2 क्या देखो, या A1 A2 में लिख देता हूँ, A1 = क्या है 383, A2 = क्या है अपने पास -3 -7 है ना, वो पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है, और B1 जो पैरेलल वेक्टर है वो भी अपने को पता है 3 -1 1, और B2 वेक्टर भी अपने को पता है क्या -3 2 एंड 4। तो एवरीथिंग इज नॉन टू अस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। निकाल सकते हैं अपन, बोलो। तो ये था यहाँ पे डिस्कशन ऑफ रिवीजन असाइनमेंट। तो अपने को बहुत अच्छे से ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए और आराम से ये हो भी जाएगा। तो ये चैप्टर अपना अच्छा होना चाहिए बच्चों, है ना,
सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।